तो बच्चों अब हम प्रणोदित दोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, उससे हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, जब कोई वस्तु बाह्य आवर्ती बल बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में बाह्य आवर्ती बल के बराबर आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, से बाह्य आवर्ती बल के बराबर आवृत्ति से दोलन करती है। ठीक है ना। जब कोई वस्तु बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में बाह्य आवर्ती बल के बराबर आवृत्ति से जब दोलन करती है, तो इस दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इस दोलन को प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आप परिभाषा से कुछ तो समझ गए होंगे कि बाह्य आवर्ती बल के बारे में बात हो रही है, और जब कोई वस्तु बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है, तो बाह्य आवर्ती बल के बराबर आवृत्ति से जब दोलन करती है, तो वस्तु के इस दोलन को कहेंगे प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब हम देख लेते हैं कि बाह्य आवर्ती बल हम कहेंगे किसको। बाह्य आवर्ती बल का समीकरण होता है बाह्य आवर्ती बल का समीकरण होता है आपका F बराबर F0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हम थोड़ी देर के लिए पहला समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो कैपिटल F है, ये जो बड़ा F है, ये बाह्य आवर्ती बल है, और ये जो F0 है, ये बाह्य आवर्ती बल का आयाम है। ठीक है, जहाँ F0 क्या है? F0 है आवर्ती बल का आयाम, आवर्ती बल के आयाम है ये। और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो इसी बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में जब वस्तु आती है, तो इसके जो बराबर जो आवृत्ति होगा, उस आवृत्ति से जब वस्तु दोलन करती है, तो इस तरह के दोलन को हम कहेंगे प्रणोदित दोलन, अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यहाँ पर जो समीकरण 1 मैंने दिखाया है, उसको कहते हैं कोणीय आवृत्ति। अब इसको उदाहरण से समझते हैं या चित्र से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए देखें। इसको समझने के लिए हम एक चित्र ले लेते हैं, एक पतली छान ले लेते हैं। इस पतली छड़ को हम PQ नाम दे देते हैं।
ठीक है। और इस पतली छड़ में इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक धागे से हम एक गोलक ले लेते हैं, धातु का गोलक, ठीक है। इसको ए नाम दे देते हैं। ये धातु का एक ठोस गोला ले लिए ए, और इस किनारे पर हम एक दूसरा छोटा लोलक ले लेते हैं, सॉरी, इसको कैपिटल बी नाम दे देते हैं। और ये जो चित्र है ये हमने प्रणोदित दोलन के लिए बनाया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि प्रणोदित दोलन कैसे उत्पन्न होगा। इसमें पी क्यू एक पतली छड़ है, उसके ऊपर दृढ़ आधार है। पतली छड़ में हम दो अलग अलग लंबाइयों के सरल लोलक लिए हैं या गोलक लिए हैं। एक है गोलक ए, दूसरा है गोलक बी। इसकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जब हम इसको गोलक ए को हाथ से थोड़ा धक्का दे दें तो ये थोड़ा विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित हो जाएगा तो ये दोलन करने लगेगा। तो हम इसी क्षण देखते हैं क्या कि गोलक बी भी दोलन करने लगता है। और वो भी कैसे दोलन करता है? गोलक ए की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति से ये दोलन करने लगता है। तो ये बात थोड़ा आश्चर्य प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि हमने विस्थापित इसको किया है, इसको तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जब इसमें दोलन होता है तो इसमें भी इसी की आवृत्ति के बराबर दोलन होने लगता है। और उसी दोलन को हम कहेंगे प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। और वो किस में उत्पन्न होता है? गोलक बी में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो अब ये समझने की जरूरत है कि इसमें प्रणोदित दोलन आया कैसे। दरअसल होता क्या है कि जब आप गोलक ए को विस्थापित करते हैं अपने हाथ से तो ये माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है। तो ये तो सीधी क्षण जो पतली क्षण है पी क्यू से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षण पी क्यू के माध्यम से वो जो दोलन है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? गोलक बी तक पहुँच जाता है। और गोलक बी भी इसी की आवृत्ति के बराबर दोलन करेगा, लेकिन आयाम इसका गोलक ए के आयाम से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें गोलक बी में प्रणोदित दोलन उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही छोटा ये उदाहरण है और इससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा, हमने एक पतली क्षण लिया हुआ है पी क्यू। इसमें दो अलग अलग लंबाइयों के हमने गोलक ए और गोलक बी लेते हैं। जब गोलक ए को हाथ से विस्थापित करके जब हम उसको दोलन कराते हैं तो हम देखते हैं कि गोलक बी भी क्या करने लगता है? दोलन करने लगता है। और वो भी किसकी आवृत्ति से दोलन करता है? गोलक ए की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति से गोलक बी दोलन करने लगता है। इसका कारण क्या है? मतलब गोलक बी में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होने का क्या कारण है? यदि इसको जानने की कोशिश करें तो उसका कारण यही छिपा हुआ है। जब आप इसको हाथ से विस्थापित करते हैं गोलक ए को, तो वो तो चूंकि पतली क्षण पी क्यू से जुड़ा हुआ है, तो इस क्षण के माध्यम से वो दोलन का प्रभाव कहाँ पहुँच जाता है? गोलक बी में पहुँच जाता है। अर्थात यहीं पर गोलक बी में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होता है और वो गोलक ए की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति से दोलन करता है, लेकिन उसका आयाम जो होगा, गोलक बी का जो आयाम होगा, वो गोलक ए के आयाम से कम होता है। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से या इस उदाहरण के माध्यम से हम प्रणोदित दोलन को या फोर्स्ड ऑसिलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, एक आंकिक प्रश्न उठा लेते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं आंकिक प्रश्न।
आपके बुक में ये दिया हुआ है आंकिक प्रश्न, आप उसको देख के उचित सूत्र का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास, एक सरल लोलक, बात हो रही है सरल लोलक की, प्रति मिनट 60 दोलन करता है। प्रति मिनट कितना दोलन कर रहा है? 60। एक सरल लोलक प्रति मिनट 60 दोलन करता है, उसकी प्रभावी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरल लोलक जो है प्रति मिनट 60 दोलन करता है, उसकी प्रभावी लंबाई ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। एक सरल लोलक प्रति मिनट 60 दोलन करता है, उसकी प्रभावी लंबाई ज्ञात कीजिए। कोष्टक में दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण g का मान g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रभावी लंबाई मतलब L ज्ञात करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे? आप इसके लिए पेंडुलम भी बना सकते हैं। बात सरल लोलक की हो रही है। निलंबन बिंदु S से ही एक मजबूत धागे से ये मान लिया जाए ये गोलक A दोलन कर रहा है, ये सरल लोलक है और प्रभावी लंबाई L यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी। अब इसी L को हमको ज्ञात करना है। मतलब क्या है, प्रश्न में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है कि जो आवर्तकाल है 60 प्रति मिनट दोलन करता है, तो एक सेकंड में कितना करेगा? 60/60, सॉरी उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो ये एक आ रहा है, तो एक सेकंड, एक मिनट में 60 बार दोलन करता है, तो एक सेकंड में कितना दोलन करेगा, या उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? एक सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, एक दोलन करने में कितना समय लेगा? तो वो हो जाएगा 60/60, तो एक सेकंड। तो आवर्तकाल तो प्रश्न में दे दिया है और गुरुत्वीय त्वरण g का भी मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हमको आवर्तकाल का सूत्र मालूम होना चाहिए, t बराबर 2 पाई L अपान g का वर्गमूल, L अपान g का वर्गमूल, ये आपका सूत्र होता है। दोनों पक्षों में आप वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपान g। ठीक है, वर्गमूल हट गया। L का मान निकालना है, प्रभावी लंबाई L का मान हमको निकालना है, वो जो देख रहे हैं आप लोलक का। तो L बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा t का वर्ग g इधर चले गया, 4 पाई स्क्वायर बटे में आ जाएगा। ठीक है ना, t का स्क्वायर g बटे 4 पाई स्क्वायर। अब सभी मानों को आप रख दीजिए, तो यहाँ पर t का मान है 1, तो 1 का वर्ग हो गया गुणा 9.8 पूरे का बटा 4 पाई स्क्वायर। पूरे का बटा कितना हो जाता है? 4 पाई स्क्वायर हो जाता है। तो 4 गुणित 3.14 का आप 2 बार गुणा करेंगे, 3.14 का आप 2 बार गुणा करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या उत्तर आता है आप देखिएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जो भी आप हल करके देखिए। 3.14 को 3.14 से गुणा कीजिए, फिर उसको 4 से गुणा कीजिए और 9.8 से उसको भाग दीजिए। देखिए, देखते हैं करके। L बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग तो 1 हो गया, 9.8 से गुणा किए तो 9.8 हो गया बटे 4 गुणित 3.14 का गुणा 3.14 से करेंगे तो कितना आता है, उसे आप देख लेते हैं, या उसे आप देख लीजिए कि कितना आ जाता है वो। तो वो आता है आपका
3.14 का गुणा 3.14 से करें। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। 1 से करें तो ये 4 1, फिर 3 से करें 3 चौक 12 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तियम 9। कितना आ रहा है देखिए 6 5 4 9, आपका 2 3 2 5, 4 3 7 और 1 8 और 9 और 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, मतलब 9.85996, 9.85 ही मान लेते हैं। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। हम थोड़ी देर बाद इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से सरल लोलक की प्रभावी लंबाई निकल आती है। अब इसके बाद हम एक आध और उदाहरण देख लेते हैं, एक और आंकिक प्रश्न हम हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक दूसरा आंकिक प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 है। ठीक है, किसी ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 है। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकंड हो तो उसका आवर्तकाल ग्रह पर कितना होगा। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। किसी ग्रह पर, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/4 है। ठीक, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकंड हो तो उसका आवर्तकाल उस ग्रह पर कितना होगा। ये हमारे पास आंकिक प्रश्न है। अब क्या दिया है उसको देख लीजिए। दिया है कि जो किसी ग्रह पर यदि गुरुत्वीय त्वरण को G2 मान लिया जाए और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण को G1 मान लिया जाए। ठीक है, ये ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है G2 और ये G1 जो है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है। अलग अलग स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G1 है, ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण G2 है। हमारे प्रश्न में दिया है कि ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 है। दूसरा चीज क्या दिया है कि पृथ्वी पर जो लोलक का आवर्तकाल है वो 2 सेकंड है। कहने का मतलब T1 का मान दे दिया है 2 सेकंड। ठीक है ना, तो हमको ज्ञात करना है T2 का मान। T2 का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब कहाँ पर आवर्तकाल, ग्रह पर लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो हम सूत्र लगा लेते हैं। T बराबर 2 पाई L/G का वर्गमूल। यही हमारा क्या होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है। इस सूत्र से हम यदि 2 पाई नियत हो, प्रभावी लंबाई नियत हो, तो G के वर्गमूल के बराबर होता है, ये बोल सकते हैं। ये बोला जा सकता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं उसको देखिएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि T2/T1 बराबर G2/G1, G2/G1 का वर्गमूल।
ये हम कह सकते हैं। आप देखिए T1 का मान क्या आएगा, 1/G1 का वर्गमूल आएगा, और T2 का मान क्या आएगा, 1/G2 का वर्गमूल आएगा। अब भाग देंगे तो G2 ऊपर चले जाएगा और G1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो G2 बटे G1 का वर्गमूल हो जाता है। अब इन मानों को हम रख के देख लेते हैं वहाँ पे कि क्या होता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कैसे आया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसको थोड़ा और रफ करके देख लें तो T1 बराबर आ जाएगा, ये देख रहे हैं 1/G1 का वर्गमूल, और T2 आ जाएगा G2 का वर्गमूल। अब इसको T2 बटे T1 करेंगे तो निश्चित तौर पर वो ऊपर चले जाएगा, क्योंकि नियतांक भी हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। खैर ये आ जाएगा इतना G2 बटे G1 का वर्गमूल। अब मान को रख देते हैं, T2 बटे T1 बराबर G2 का मान कितना है उसको रख दीजिए। G2 का मान है 1/4 G1 बटे G1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने G2 का मान रख दिया, ठीक। अब ये G1 और G1 कट गया और हमको T2 निकालना है, तो T1 को पक्षांतर कर दीजिए। ये 1/4 का वर्गमूल T1, तो ये 1/2 हो जाएगा वर्गमूल जब निकालेंगे। और T1 का मान कितना दिया है, 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये भी 1 सेकेंड आ रहा है, ये भी 1 सेकेंड आ रहा है। जो ग्रह पर आवर्तकाल होगा वह भी 1 सेकेंड होगा। सॉरी, यहाँ पर हम कुछ गलत हो रहा है क्या, T2 बटे T1 आपका 4 सेकेंड होगा। कैसे होगा ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर लिया है, T1 बटे T2 होना चाहिए वहाँ पे, है ना। चलिए इसको सुधार लेते हैं, ये अभी सुधर जाएगा। यहाँ पे ये T1 बटे T2 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लीजिए सूत्र को, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 बटे T2, थोड़ा सा मिस्टेक है उसको सुधार लीजिए। ये T1 होगा और ये T2 होगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, 1/4 का वर्गमूल T2, ठीक है। तो ये हमारा बदल जाएगा। T2 का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे होगा ये, देख लीजिए इसको, T1 बराबर 1/4 का वर्गमूल मतलब 1/2 आएगा T2। अब T2 हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी T2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रह पर आवर्तकाल हमको निकालना है, T2 का मान निकालना है, तो 2 से गुणा हो जाएगा T1 का, और T1 का मान कितना दिया है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। तो कितना अंतर आ रहा है ना। छोटी गलती हो गई थी, छोटी गलती से ही उत्तर गलत आ जाता है, आप उसको ध्यान से करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं T अनुक्रमानुपाती है 1/G, तो ये सूत्र कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। T1 बराबर हो जाएगा 1/G1 का वर्गमूल, और T2 बराबर हो जाएगा 1/G2 का वर्गमूल। अब इसको भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि G2 ऊपर चल देगा, तो इसलिए G2 बटे G1 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो सूत्र में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और T1 का मान तो 2 सेकंड दे ही दिया है, तो 2 दूनी 4 सेकंड आ गया, और यहाँ पर हमने ये कटाया है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा आंकिक प्रश्न हल होता है। हमारा ये दोलन का चैप्टर समाप्त होता है। हमने दोलन या ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, आवर्ती गति क्या होती है,
सरल आवर्तिक गति क्या होती है, ये सब हमने ध्यान से देखा। साम्य स्थिति के बारे में पढ़ा, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण का मान निकाला। इसके अलावा स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति ऊर्ध्वाधर तल में क्या होती है और क्षैतिज तल में क्या होती है, ये भी हमने देखा। और उससे संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं आप अभ्यास करके उसको अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने सरल लोलक के बारे में भी पढ़ा और उसके आवर्तकाल का सूत्र निकाला। तो आप आंकिक प्रश्न को हल करके और थ्योरी को अच्छे से समझ करके इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।